कोई नहीं। सर सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो, आ रहा है आवाज? यस सर। लिखना कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लिखना फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज। अगर एक लाइन चार्ज है, ये एक वायर हो गया, इस पर कुछ चार्ज देना है, पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव भी दे सकते हैं, बस चार्ज होना चाहिए यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो, इसको हम कूलम्ब्स लॉ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन कूलम्ब्स लॉ से ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, लिमिट लेके फिर इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो इसको सॉल्व कर सकते हो गॉस लॉ से। गॉस लॉ से क्या करते हैं, पहले फ्लक्स निकालते हैं और उस फ्लक्स को फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फॉर्मूला से कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो इस जो भी प्रॉब्लम है इसमें गॉस लॉ लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, क्लोज्ड सरफेस चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस बोलते हैं। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चलते सबसे पहला काम क्या होगा अपना, ड्रॉ गॉसियन सरफेस such that it encloses some charge। ऐसा होना चाहिए, क्या करेंगे, कुछ चार्ज इनक्लोज करे, एंड द surfaces are either parallel or perpendicular to electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये पहला काम होता है हमारा। गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। गॉसियन सरफेस ऐसे ड्रॉ करेंगे कि क्या हो, वो कुछ चार्ज इनक्लोज करे,
और उसका दूसरा प्रॉपर्टी है जो भी सरफेस आएगा गॉसियन सरफेस से, जो सरफेस आएगा वो या तो पैरेलल होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, या फिर कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये पहला काम होता है। दूसरा काम क्या होता है, कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू disclosed surface, disclosed surface जो भी सरफेस हमने लिया है उससे टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं और फिर इसको कंपेयर कर देते हैं, कंपेयर ऑब्टेन्ड फ्लक्स विथ phi is equal to EA cos theta। और इससे कंपेयर करेंगे, फाई हमने प्रीवियस वाले स्टेप में कैलकुलेट करा है, एरिया पता होगा, एंगल पता होगा, क्योंकि हम एंगल उसी तरीके से रखते हैं ताकि पैरेलल और परपेंडिकुलर हो, और एरिया कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि हम डिजायर्ड शेप बनाते हैं जिसका एरिया हम इजिली कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, तो लाइन चार्ज के लिए जो गॉसियन सरफेस होता है ना वो होता है सिलेंड्रिकल। किसी भी लाइन चार्ज के लिए जो गॉसियन सरफेस होता है वो कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। अब ये सिलेंड्रिकल ही क्यों होता है अभी समझेंगे। इसका कुछ लेंथ होगा और इसका रेडियस r होगा। अब देखो ये जो सिलेंडर हमने ड्रॉ करा है ना, ये ऐसे पॉइंट से पास होगा जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। जैसे इस पॉइंट से ये पास होना चाहिए। ऐसे अगर ड्रॉ कर रहे हो r डिस्टेंस से, इसका रेडियस कितना होगा, r होगा। लेंथ हमारे हाथ में है, लेंथ हम कुछ भी ले सकते हैं, लेंथ L लो, L1 लो, L2 लो, कुछ भी रखो। अब यहाँ देखो दो सरफेस है, ये ऊपर नीचे वाला एक सरफेस जो कि फ्लैट है, और दूसरा कौन सा सरफेस, लैटरल सरफेस। यहाँ दो ही तरीके के सरफेस है, एक तो ऐसे फ्लैट सरफेस जो कि ऊपर भी है और नीचे भी है, और जो नेक्स्ट सरफेस है वो क्या है, लैटरल सरफेस है। इसके चलते जो फील्ड लाइंस आएगा ये सब क्या है, पॉजिटिव है। इसके चलते जो फील्ड लाइंस आएगा अगर ऊपर से देखोगे तो कुछ इस तरीके का आएगा। अगर वायर ऐसे रखा हुआ, ठीक है ना, ऊपर से देखोगे तो फील्ड लाइंस तुमको कैसे दिखेगा, बाहर की तरफ जाते हुए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज। अगर नेगेटिव होता तो क्या होता, अंदर की तरफ आता। तो ये जो सरफेस है ना, ये इसके ये जो ऊपर वाला सरफेस है, ऊपर वाला सरफेस इस फील्ड लाइंस के पैरेलल हो गया। ऊपर वाला जो सरफेस है वो फील्ड लाइन से क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो ये सरफेस 1 और 1' से कोई फ्लक्स ही नहीं जाएगा। ये जो ऊपर वाला सरफेस है 1 वो इसके पैरेलल है, और ये 1' भी है, इसके क्या है, पैरेलल है। नेक्स्ट जो सरफेस बचा 2 जो ड्रॉ करोगे कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो अगर ऊपर से देख रहे हो तो ये जो सर्कल की तरह दिखेगा, सर्कल की तरफ दिख रहा है, तो हर पॉइंट पे अगर कैलकुलेट करोगे तो एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री। ये 90, ये 90। तो जो कंडीशन लिखा हुआ था कि जो फील्ड लाइंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ऐसा गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे कि कुछ कुछ सरफेस पे पैरेलल होगा, कुछ कुछ पे परपेंडिकुलर होगा। तो जो पैरेलल होगा जिसके कोरोस्पोंडिंग हो तो ऐसे ही चला जाएगा। बचेगा कौन सा, परपेंडिकुलर वाला, क्योंकि यहाँ से फाई कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। तो फाई कैलकुलेट करने के लिए फ्रॉम गॉस लॉ में पता है, गॉस लॉ से हम क्या लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई, अब सेलेन नॉट अगर एयर में रखा हुआ, ठीक है ना, क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और क्यू इनक्लोज कैसे निकालेंगे, इफ लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ।
लेमडा क्या है, ये जो लाइन चार्ज है ना, इस पे जो चार्ज है वो कितना है, लेमडा। लेमडा पर यूनिट लेंथ का मतलब अगर 1 मीटर ले रहे हो तो चार्ज कितना होगा, हमने कितना लिया है, हमने जो गॉसियन सरफेस लिया है उसका लेंथ कितना है, एल, तो ये जो चार्ज इनक्लोज है वो कितना होगा, लेमडा इंटू एल। सो क्यू इनक्लोज जो होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, लेमडा इंटू एल। क्लियर है। तो यहां से फाई कैलकुलेट करोगे, फाई होगा कितना, लेमडा एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस लॉ से हमने फाई निकाल लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं फाई निकालना जो इलेक्ट्रिक फील्ड से निकालते थे। एंड ऑल्सो फाई इज इक्वल टू फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई वन डैश, सरफेस वन से, टू से और वन डैश से। तो इन दोनों के बारे में तो सोचना ही नहीं, ये दोनों क्या है, जीरो है। वन और वन डैश से जो फ्लक्स था वो कितना है, जीरो है। और फाई टू जो होगा, फाई टू कितना होगा, ई। हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि यहाँ से भी ये भी डिस्टेंस आर है, यहाँ से इधर जाओ तो वो भी डिस्टेंस आर, यहाँ से किसी भी पॉइंट पे जाओगे सर्कुलर लाइन के तो जो वैल्यू होगा ई का वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और इसका एरिया अगर ए है तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। और एरिया है कितना, हाँ, एरिया लेटरल सरफेस एरिया इस सिलेंडर का, और सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है, तो 2 पाई r l लिख सकते हो। ये तुम्हारा इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1। 1 एंड 2 को कंपेयर करोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, E इंटू 2 पाई r l बराबर किसके होगा, लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट के। एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, ई की जो वैल्यू होगी होगी लेमडा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेमडा है लाइन चार्ज डेंसिटी। ठीक है, और इससे हम हमेशा सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का ही निकाल सकते हैं जिसका गॉसियन सरफेस इजीली बन सके। रिंग का नहीं कैलकुलेट कर सकते हो, रिंग का गॉसियन सरफेस नहीं बना पाओगे। ठीक है, इसलिए हम वैसा ही बॉडी लेते हैं जिसका गॉसियन सरफेस हम इजीली क्या कर सके, कैलकुलेट कर सके। तो नेक्स्ट जो है नंबर 2 वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू hollow sphere due to charged hollow sphere or conducting sphere। इन दोनों के चलते जो रिजल्ट आता है वो सेम होता है। कंडक्टिंग स्फेयर ले लो या फिर कोई हॉलो इंसुलेटिंग स्फेयर लो, दोनों से का जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। हॉलो इंसुलेटिंग लिख सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड हॉलो इंसुलेटिंग स्फेयर या फिर कंडक्टिंग स्फेयर। अब देखो हॉलो है, कुछ भी चार्ज दोगे तो कहाँ मिलेगा, इधर का अरेंज कर लेगा अपने आप को इधर। अगर प्लस चार्ज दिए हो तो चार्ज कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे अरेंज हो जाएगा। अगर कंडक्टर होता तो ऐसा ही होता, कंडक्टर भी होता तो क्या होता, अगर इसको चार्ज देते तो क्या होता, सबका पूरा चार्ज कहाँ आ जाता, सरफेस पे आ जाता। ठीक है, इसलिए हॉलो इंसुलेटिंग लो, क्योंकि हॉलो के लिए ना अंदर में जगह ही नहीं है। अंदर में जगह होता तो फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता इंसुलेटर के लिए, लेकिन अंदर जगह ही नहीं है तो सबका सब कहाँ मिल रहा है, सरफेस पे। और कंडक्टर के लिए तो सोचना नहीं होता है, कंडक्टर को जो भी चार्ज दोगे वो कहाँ मिलता है, उसके सरफेस पे मिलता है। यहाँ पे ले सकते हो सिग्मा जो है ये सरफेस चार्ज डेंसिटी।
इसका रेडियस r है। जैसे लाइन चार्ज डेंसिटी होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, वैसे ही सिग्मा एक टर्म डिफाइन करते हैं जो क्या रिप्रेजेंट करता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इसके लिए हमें 2 पॉइंट पे कैलकुलेट करना होता है, एक इनसाइड के लिए और दूसरा आउटसाइड पॉइंट के लिए। या तो किसी इनसाइड पॉइंट पे कैलकुलेट कर लो या फिर किसी आउटसाइड पॉइंट पे कैलकुलेट कर लो। तो पहला इसमें लिखेंगे एट अ पॉइंट इनसाइड द स्फीयर। अगर स्फीयर के अंदर एक पॉइंट है, मतलब r इज लेस देन कैपिटल R की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, रेडियस से छोटा होगा। और r हम मेजर कहाँ से करेंगे, सेंटर से। जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं वो सेंटर से मेजर करते हैं। मतलब ये हमारा स्फीयर था, ये इसका सेंटर है। एक हम कहीं पॉइंट लिए हैं P जो कि r डिस्टेंस अवे है सेंटर से। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, गॉस लॉ से सॉल्व करना। गॉस लॉ का पहला काम क्या होता है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना। और सरफेस ऐसे ड्रॉ करेंगे कि वो कुछ चार्ज इनक्लोज करे, या फिर जिस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है वहां से पास होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो फील्ड के परपेंडिकुलर या फिर पैरेलल होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे चार्ज होता, अगर इधर चार्ज होता, ये सरफेस ड्रॉ करते तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ आता और इस पे परपेंडिकुलर होगा हर पॉइंट पे। ये सर्कल नहीं है, क्या है, स्फीयर है। 3D फिगर है ये। तो अगर इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है तो क्यू इनक्लोज कितना होगा, क्यू इनक्लोज इसके अंदर ये जो स्फीयर हमने ड्रॉ करा ये गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर अगर चार्ज देखोगे तो क्यू इनक्लोज कितना होगा, 0, क्योंकि सारा का सारा चार्ज कहाँ है, इधर बाहर है। तो इसलिए फाई कितना हो जाएगा, 0। और अगर फाई 0 है तो ई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो किसी भी हॉलो इंसुलेटिंग स्फीयर या फिर अगर कंडक्टिंग स्फीयर है उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। देखो इसके लिए जो गॉसियन सरफेस बना है ये पूरा वाला गॉसियन सरफेस है। यहाँ पे कहीं पॉइंट है P, जिस पॉइंट पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। और गॉसियन सरफेस ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा और वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो सबसे पहले अगर फाई निकालोगे, फाई क्या होगा, क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ से। क्यू इनक्लोज कितना है, क्यू इनक्लोज कैसे निकालोगे, इस सरफेस के अंदर क्यू इनक्लोज कितना है, टोटल चार्ज। जो टोटल चार्ज इस पे है वही ना, तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना दिया होता है, सिग्मा। और इसका सरफेस एरिया कितना है, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर है। तो इसको पहले सिग्मा इंटू ए लिख सकते हो, सिग्मा इंटू ए, और ए की जगह लिख सकते हो 4 पाई R स्क्वायर।
अगर सीधे क्यू देता ना, अगर इस पे दे देता कि चार्ज कितना है, क्यू दिया हुआ है, तो हम सीधे क्यू ही रख देते, ठीक है ना। सिग्मा अगर सिग्मा के टर्म में दिया हो तो ये पूरा टर्म पुट करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ से आया और हमें पता है, एंड ऑल्सो जो फाई होता है वो ई इंटू ए कॉस थीटा होता है, लेकिन सरफेस जो भी एंगल यहाँ बनाएगा फील्ड लाइंस के साथ वो कैसा होगा, जीरो होगा, ठीक है ना। कहीं भी देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और एरिया वेक्टर तुम बाहर से देख रहे हो बाहर की तरफ है, तो इसलिए ये चला जाएगा। तो ई, अभी जो एरिया लेंगे वो कौन सा लेंगे, गॉसियन सरफेस का एरिया। गॉसियन सरफेस का है, इधर है, ठीक है ना। तो ये वाला एरिया नहीं लोगे, ये वाला एरिया कब कंसीडर कर रहे थे, जब टोटल चार्ज निकालना था। अभी हमारा गॉसियन सरफेस जो है ना यहाँ पे है, और जैसे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, और इसी पॉइंट पे एरिया वेक्टर भी इधर की तरफ। तो ए जो आएगा, ए विल बी हाउ मच, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। फ्रॉम 1 एंड 2 सिग्मा बाई, या पहले ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर किससे होगा, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे, ई की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी सिग्मा, 4 पाई से 4 पाई चला जाएगा, आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा के टर्म में है। लेकिन अगर क्यू के टर्म में देता, टोटल चार्ज सीधे दे देता, इन टर्म्स ऑफ क्यू निकालोगे, ये क्या है, टोटल चार्ज है। तो वहां से जो ई का वैल्यू आता है वो होता है क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, जो कि क्या है, एनालोगस टू या सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का भी यही फॉर्मूला था कि अगर आर डिस्टेंस पे पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो तो उसका फॉर्मूला क्या आता था, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये पूरा टर्म के है, ऊपर चला जाएगा तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, पॉइंट चार्ज से सिमिलर है। डिस्टेंस कहाँ से मेजर कर रहे हैं, गलती यहाँ पे क्या होता है ना, सवाल में दे देता है डिस्टेंस सरफेस से, बच्चे मेजर करते हैं सरफेस से ही फॉर्मूला पुट कर देते हैं, सरफेस से नहीं पुट करना। जो भी डिस्टेंस होगा इस फॉर्मूला में कहाँ से रखेंगे, सेंटर से रखेंगे, सेंटर से रखोगे कोई गलती नहीं होगा। सर E इज इक्वल टू क्यू बाई क्या लिखे, क्या बोल रही हो, E इज इक्वल टू क्यू बाई, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, क्यू बाई ये 4 है, पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अच्छा रेड वाला नहीं दिख रहा है क्या, लिखना है, प्रॉब्लम लिखो, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी inside a uniformly charged insulating sphere of radius r and charge capital Q। इतना ब्राइटनेस क्यों बढ़ गया यार, बोर्ड इन लोग को साफ दिखेगा ही नहीं।
प्लीज सर, सुनाई नहीं दे रहा सर। सर सुनाई नहीं दे रहा सर। इसके लिए क्या डिफाइन करेंगे? रो को क्या बोलते हैं? वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। तो रो के टर्म में नहीं करना, मैंने टोटल चार्ज तुमको दे दिया है कि ये इसमें इस स्फेयर में जो टोटल चार्ज है वो कितना है? क्यू है। और सेंटर से किसी इनसाइड पॉइंट के लिए अगर मान लो इस पॉइंट पे तुम्हें इस पॉइंट पी पे कैलकुलेट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसका डिस्टेंस कितना है? आर है। तो इस आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो। गॉसियन सरफेस कैसा होगा? स्फेरिकल ही होगा। फिर उस सरफेस से फ्लक्स कैलकुलेट करो। चलो देखो करते हैं। देखो इधर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे कुछ इस तरीके का, क्योंकि गॉसियन सरफेस पॉइंट पी से पास होना चाहिए। पॉइंट पी पे कैलकुलेट करना है, पॉइंट पी से क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए। अब यहां से हमारा काम क्या होता है? फाई निकालना। फाई क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये गॉसियन फॉर्मूला से। अब यहाँ पे क्या है ना, तुमको क्यू इनक्लोज निकालना है कि इस सरफेस के अंदर जो गॉसियन सरफेस तुमने बनाया है उसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज हुआ है। ठीक है ना? पहले वाले केस में क्या था, जब हमने हॉलो लिया था ना, तो जब ये इनसाइड पॉइंट के लिए देख रहे थे अंदर में कुछ चार्ज ही नहीं आ रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे चार्ज है। टोटल चार्ज नहीं है, कुछ ना कुछ चार्ज है। तो क्यू इनक्लोज कैलकुलेट करना है हमें। क्यू इनक्लोज कैसे आएगा? देखो, अगर वॉल्यूम वी था, टोटल वॉल्यूम वी था, तो चार्ज कितना आ रहा था? क्यू। और इस वॉल्यूम वी को हम रिप्लेस कर सकते हैं 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब से। तो अगर वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब था तो टोटल चार्ज कितना था? तो अगर 1 होता तो 4/3 पाई आर क्यूब। और इसी टर्म को हम क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। ये जो टर्म आता है ना, इसी को क्या बोलते हैं? रो। लेकिन हमें किसके लिए निकालना है? 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब के लिए निकालना है, क्योंकि हमने जो स्फेयर काटा है उसका रेडियस कितना है उधर। तो ये हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर कैपिटल क्यूब इंटू 4/3 पाई आर स्मॉल क्यूब। कैंसिल आउट हो जाएगा 4/3, ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया। बचा कितना? क्यू आर क्यूब डिवाइडेड बाई हाउ मच? कैपिटल आर क्यूब। और ये जो वैल्यू होगा यही होगा क्यू इनक्लोज। क्लियर है? जो वैल्यू यहां से आएगा वो क्या होगा? क्यू इनक्लोज होगा। तो जैसे ही क्यू इनक्लोज आ गया, गॉस लॉ का काम खत्म। क्यू इनक्लोज कैलकुलेट करते ही गॉस लॉ आराम से फाई दे देगा। सो फाई इज इक्वल टू क्यू आर क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये पहला एक तरीके से फाई हमने कैलकुलेट कर लिया। दूसरा तरीका फाई निकालने का क्या होता है? कि इस पॉइंट पे हम जाएंगे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? रेडियस से अवे। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। और इस पॉइंट पे एरिया भी किधर होगा? बाहर की तरफ होगा। एरिया वेक्टर भी किधर होगा? इधर ही की तरफ। दोनों में एंगल कितना हो गया? 0। एरिया वेक्टर और ई में एंगल कितने का हो गया? 0। तो लिख सकते हो एंड ऑल्सो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, और थीटा 0 है तो यहां बचेगा ई इंटू ए। और ए की जगह क्या रखोगे? थीटा 0। ए कितना रखोगे?
4 पाई, क्योंकि सरफेस एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया स्फीयर का कितना होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर, कौन सा आर, स्मॉल आर, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो कितना है, तो ये है तुम्हारा दूसरा इक्वेशन। तो इससे चलते जो फ्लक्स आ रहा है वो, और इसके चलते जो फ्लक्स आ रहा है वो दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि दोनों सेम सरफेस से फ्लक्स है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 क्या लिख सकते हो, E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर क्यूब डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, एक आर बचेगा, तो E जब कैलकुलेट करोगे E होगा क्यू आर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो अगर कोई सॉलिड इंसुलेटिंग स्फीयर है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है और चार्ज क्यू दिया हुआ है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूला से निकलेगा। हो गया। नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम लिखो, ड्रॉ ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रॉ ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड and position for A में लिखना, पोजीशन फॉर A के लिए लिखोगे हॉलो स्फेरिकल चार्ज लिख सकते हो, और फिर B स्फेरिकल चार्ज, इंसुलेटिंग। किसके किसके बीच का ग्राफ प्लॉट करना है, E वर्सेस R प्लॉट करना है। जो भी ग्राफ प्लॉट करेंगे किसके बीच करेंगे, E वर्सेस R का, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोजीशन के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। हॉलो स्फीयर का जीरो कहाँ पे है, अंदर पे, बाहर के लिए भी तो ड्रॉ कर सकते हो ना। देखो हॉलो स्फीयर में क्या होता है कि अगर R की वैल्यू, R जब तक ना हो जाए, R की वैल्यू कैपिटल R के बराबर ना हो जाए, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है, तो कुछ मिलेगा ही नहीं। जैसे ही R पहुंचोगे तो सडन जंप होगा, ठीक है, क्योंकि जो भी फॉर्मूला है तुम उसमें R स्मॉल r की जगह कैपिटल R रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा। क्योंकि सरफेस के बाहर का जो फॉर्मूला होता है ना, सरफेस के बाहर के लिए, आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या होता है, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। तो ये जो E है, यहाँ से E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है, जो कि पॉइंट चार्ज के लिए था, सेम टू सेम पॉइंट चार्ज की जैसे। किसी किसी बुक में ना ये वाला चीज इधर भी ड्रॉ करके रखता है, ये वाला जो चीज है इधर भी ड्रॉ करेगा, क्योंकि स्फीयर जो है वो 3D में रखा हुआ है ना।
अगर स्पेस में रखोगे तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ये ग्राफ हम इधर का प्लॉट करें किसी किसी या तो एग्जाम में या फिर किसी किसी बुक में इधर की तरफ भी ऐसे ड्रॉ कर देता, तो उसके लिए परेशान नहीं होना, सिमेट्रिक ऐसा ही ग्राफ इधर भी होगा। अब दूसरे के लिए देखते हैं, बी के लिए क्या होगा। सॉलिड इंसुलेटिंग स्फीयर के लिए सॉलिड इंसुलेटिंग स्फीयर के लिए अभी हमने इनसाइड में करा है। इनसाइड में एक सवाल हमने देखा कि अगर इनसाइड के लिए हमने कैलकुलेट करा तो फॉर्मूला क्या था, Q इंटू आर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के। ठीक है, अब ये चार्ज है, ये कांस्टेंट है, ये सारे टर्म जो है ये भी कांस्टेंट है। तो जो इनसाइड पॉइंट के लिए आर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। इनसाइड के लिए क्या हो रहा है, E inside a sphere is directly proportional to distance। ये जो रिलेशन है ना, R ऊपर आ रहा है नीचे नहीं आ रहा। ये जो R आ रहा है कैपिटल R, ये क्या है, ये रेडियस है, ये चेंज नहीं होगा ना। अगर स्फीयर फिक्स कर दे तो रेडियस, तो ये वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल क्या है यहाँ पे, स्मॉल r है। तो यहाँ पे जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कुछ इस तरीके का आता है, क्योंकि अब जीरो नहीं होगा, इनसाइड में भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगा जो कि रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। साइड पॉइंट के लिए सेम टू सेम होता है। आउटसाइड पॉइंट हॉलो हो, सॉलिड हो या फिर कोई पॉइंट चार्ज हो, रिलेशन यही रहता है, कुछ चेंज नहीं होता। नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लार्ज चार्ज सीट। देखो जैसे पेपर है, ये जो पेपर है इसको चार्ज दोगे तो क्या होगा, चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर कोई भी सरफेस है जो सीट के फॉर्म में है, सीट का थिकनेस बहुत ही कम होता है, सीट और प्लेट में डिफरेंस होता है, प्लेट सीट से क्या होता है, मोटा होता है, थिकनेस ज्यादा होता है। इस सीट का क्या मतलब होता है ना, सीट में बस एक लेयर बनता है, एक लेयर। जैसे अगर कोई सीट है तो इसको चार्ज दोगे तो ये ऐसे अरेंज हो जाएगा। और अगर इनफाइनाइटली लार्ज है, इनफाइनाइटली लार्ज कहने का कभी कभी दो मतलब होता है, या तो ये सीट ही बहुत ज्यादा बड़ा है, या फिर जिस पॉइंट पे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो सीट के बहुत नजदीक है। इनफाइनाइटली लार्ज का दो सेंस होता है, एक तो बहुत बड़ा, सीट ही खुद बड़ा है, या फिर जैसे ये बोर्ड है ना, ये बोर्ड इनफाइनाइटली लार्ज है नहीं, लेकिन इसको इनफाइनाइटली लार्ज बना सकते हैं। इसके लिए एक यहाँ पे पॉइंट ले लो, तो इस पॉइंट के लिए ये बोर्ड कैसे बिहेव करेगा, बहुत बड़ा है, ठीक है ना। जैसे मेरे लिए ये बोर्ड छोटा है लेकिन चींटी के लिए बहुत बड़ा है। अगर चींटी को यहाँ रखूंगा तो उसको क्या लगेगा, ये बोर्ड उसके लिए इनफाइनाइटली लार्ज है। तो ये इनफाइनाइट जो टर्म है ना वो रिलेटिव होता है। तो यहाँ पे अगर रख रहे हो तो कुछ इस तरीके से चार्ज करोगे, इसको चार्ज दे करके रखा, जैसे इस पॉइंट पे तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है या यहाँ पे निकालना है या उसके पीछे निकालना है तो कैसे करोगे। तो ये तो फ्रंट व्यू है, इसका साइड व्यू बनाएंगे तो कैसा दिखेगा, इस तरीके का। साइड से देखोगे तो किस तरीके का दिखेगा, ऐसा। ये सीट था, इस पे एक लेयर है चार्ज का। साइड देखने का मतलब है इसको ऐसे देख रहे हैं, ठीक है ना। और इस पॉइंट पे, इस पॉइंट P पे तुमको क्या करना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जो कि मान लो डिस्टेंस R पे रखा हुआ, ये डिस्टेंस R है।
और अगर सरफेस पे रखा हुआ है, ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो कहा हुआ है सरफेस पे, तो इधर डेंसिटी डिफाइन करोगे तो किस टर्म में करोगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। जो भी डेंसिटी आएगा चार्ज के लिए हो, देखो जो चार्ज डेंसिटी होता है ना वो कितने तरीके का होता है, चार्ज डेंसिटी 3 तरीके का होता है, एक लेमडा, सिग्मा और रो। लेमडा कब, ये लेमडा कब आता है, लाइन चार्ज या लीनियर चार्ज के लिए। ये कब आएगा, सरफेस के लिए। ये कब आएगा, वॉल्यूम के लिए। ठीक है, तो ये वॉल्यूम वाला जो टर्म है ना, ये जनरली दिखता है किसके लिए, इंसुलेटिंग स्फीयर के लिए। ठीक है, ये किसके लिए दिखेगा, सरफेस दिखेगा हॉलो या सीट के लिए। अगर हॉलो स्फीयर रखे हो या फिर सीट रखे हो या फिर प्लेट रखे हो, उसके लिए आएगा। लाइन चार्ज क्या होता है, वायर के लिए। वायर होगा तो उस पर जो चार्ज आएगा वो कैसा होगा, लाइन चार्ज होगा। अब हमें इस पॉइंट पी पे कैलकुलेट करना है, तो पॉइंट पी पे कैलकुलेट करने के लिए अगेन हम गॉसियन सरफेस का हेल्प ले सकते हैं। पॉइंट पी पे अगर हमें कैलकुलेट करना है तो किसका हेल्प लेंगे, गॉसियन सरफेस का। गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, उससे फ्लक्स निकालेंगे और फिर फ्लक्स जो हमारा ओरिजिनल डेफिनेशन था फ्लक्स का, उससे भी कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ लिख सकते हो, इस पे जो चार्ज है वो है कितना, सिग्मा। देखो इसके लिए ना, जो गॉसियन सरफेस होगा वो 2 तरीके का हो सकता है। चार्ज प्लेट के लिए जो गॉसियन सरफेस है वो 2 तरीके का हो सकता है, या तो हॉरिजॉन्टल सिलेंडर ले लो या फिर क्यूब ले लो। क्यूब और हॉरिजॉन्टल सिलेंडर दोनों इसके लिए क्या होगा, गॉसियन सरफेस होगा। जैसे क्यूब बना रहे हो ना, तो कंडीशन क्या है, यहाँ से पास होने चाहिए। क्यूब या क्यूबॉइड कुछ भी बना सकते हो, कुछ इस तरीके का। तो इसमें भी सिचुएशन ऐसा होता है ना कि जो 2 सरफेस है, ये ऊपर नीचे, ये सरफेस नीचे एक सरफेस है वो, फिर इधर वाला सरफेस और इसके पीछे वाला सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाता है। जैसे यहाँ पे एक सरफेस है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा इस तरीके का पैरेलल। ये जो सरफेस है आगे की तरफ इधर, और एक सरफेस पीछे की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे परपेंडिकुलर होता है। आ रही बात समझ में। तो या तो गॉसियन सरफेस ऐसा ड्रॉ कर लो, और नहीं तो हॉरिजॉन्टल सिलेंडर डाउनलोड ये क्या कर लो, ड्रॉ कर लो। हॉरिजॉन्टल सिलेंडर अगर ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरीके का होगा। लैटरल सरफेस इस बार पैरेलल हो जाएगा। मान लो इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना था, तो ये डिस्टेंस है r। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। इसके लिए इधर की तरफ, इसके लिए इधर। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड पे लैटरल सरफेस एरिया क्या है, पैरेलल है। लैटरल सरफेस एरिया जो है वो क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ भी नेमिंग कर सकते हो, ये सरफेस 1, ये सरफेस 2, और जो लैटरल सरफेस है वो है 3। ठीक है, तो देखो सबसे पहला काम हमारा फाई निकालना। फाई क्या होगा, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। 3 सरफेस है, तीनों के लिए कैलकुलेट करेंगे। फाई 3 को आंख बंद करके क्या कर सकते हो, 0, क्योंकि लैटरल सरफेस है। और ये जो सिलेंडर लिया है ना, जितना डिस्टेंस इधर है उतना ही डिस्टेंस इधर है, तो इस ई का वैल्यू और इस ई का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। यहाँ जो एरिया है और यहाँ जो एरिया है वो भी क्या है, सेम है। तो ये दोनों वैल्यू जो होगा क्या होगा, बराबर। तो इसको 251 लिख सकते हो, कोई दिक्कत। तो 251 और 51 कैलकुलेट कर लो। 51 जो होगा वो होगा, 51 कैसे लिखते हैं, क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। कितना इनक्लोज चार्ज है, बोलो इनक्लोज चार्ज कितना है, सिग्मा है इसका, सिग्मा था ना। और कितना एरिया ये कवर कर रहा है, अगर इस पेन को मैं इसे इधर करूं तो ये कितना सरफेस कवर करेगा, जो इसका ये सरफेस है, प्लेन वाला सरफेस है, वही कवर करेगा ना। तो इसका सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इसमें एरिया कौन सा मल्टीप्लाई करेंगे,
पाई आर स्क्वायर। अगर आर नहीं, ये यहाँ का एरिया ए दे रहा है, ये एरिया कितना है, ए के बराबर है, तो जो क्यू इनक्लोज होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से फाई आया कितना, 2 सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ये जो हम जीरो करें, ये किसके लिए जीरो करें, ये जो मेथड था ना, ये गॉस लॉ वाला नहीं था, ये जो फॉर्मूला था ये गॉस के लिए नहीं था, ये किसके लिए था, ई और ए के लिए था, लेकिन हम लोग अप्लाई गॉस लॉ कर रहे हैं। यहाँ ई ए लिखेंगे, अभी बता रहे हैं क्यों, क्योंकि जब हम कैलकुलेट कर रहे थे ना, तो ये 2 था, ये 1 था, और इधर वाला 3 था। ये 3 को जीरो क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि इस पे ई एंड एरिया में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री का। जीरो नहीं, एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है। इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे एंगल देखो, इधर ई है और इधर क्या है, ए है। इस पॉइंट पे इधर ई है और इधर ए है, तो यहाँ पे एंगल कितना है, 0, और इधर एंगल कितना है, तो यहाँ से फाई 1 आएगा और इधर से फाई 2 आएगा। तो जो टर्म लिखेंगे ना, ई इंटू ए इधर, फिर ई इंटू ए इधर, ये गॉस लॉ वाला नहीं कर रहे थे, गॉस लॉ अब आएगा, को उल्टा लिख दिए थे, 2EA आएगा। उसको बस चेंज कर लो, पूरा उसको हटा दो, नेक्स्ट लाइन इधर से लिखनी, गॉस लॉ वाला अब लिखेंगे। अभी ये इक्वेशन मानो, गॉस लॉ बस सिंपल फॉर्मूला था, फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इनक्लोज निकालेंगे, क्योंकि गॉस लॉ को एरिया से कुछ मतलब नहीं होता, उसको बस किससे मतलब है, कितना चार्ज इनक्लोज है, और चार्ज कितना इनक्लोज है, सिग्मा इंटू ए। सिग्मा इंटू ए वो समझा चुके हैं, बाई एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 यूज करोगे तो ई की वैल्यू आएगी, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 2EA जो होगा वो किसके बराबर होगा, सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ए चला जाएगा, इसलिए ए की कुछ वैल्यू नहीं रख रहे थे। ई जो होगा वो होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें आर कहीं आया है, आर नहीं आया है, ठीक है ना, आर नहीं आया, इसका मतलब यह है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो आर से इंडिपेंडेंट है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती है तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे उसको, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी प्लेट के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, प्लेट या फिर सीट के चलते। और ये याद रखना किसके टर्म में लिखे हैं, सिग्मा के टर्म में लिखे हैं, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये होता है यूनिफॉर्म, या इसमें नीचे नोट में लिख दूं, नोट करके लिखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी intensity due to charge sheet or plate, due to charge sheet or plate, due to charge sheet or plate is independent of, is independent of, charge sheet or plate is independent of position, that is it is uniform, that is it is uniform,
ये प्लेट के चलते क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। सवाल लिखो। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रॉब्लम है ये। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a uniformly charged plate या conducting plate having surface charge density sigma। हाँ, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। 2 क्यों नहीं आ रहा है नीचे? हाँ, कंडक्टिंग प्लेट में क्या हो जाता है, किस तरीके डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस तरीके से? देखो, अगर प्लेट ले रहे हो, जैसे इसके पहले हमने क्या लिया था, थीन सीट लिया था, तो थीन सीट में ना एक ही लेयर बन रहा था। थीन सीट में क्या हो रहा था, एक लेयर बन रहा था। ये कब होता है, या तो सीट के लिए और इंसुलेटिंग प्लेट के लिए। ठीक है, वो जो है ना, उसके लिए नोट में ऊपर लिख सकते हो, ऊपर वाले के लिए, कि दिस फार्मूला इज आल्सो वैलिड फॉर इंसुलेटिंग प्लेट। पिछले वाले में E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लिखे हो ना, उसमें लिख सकते हो कि दिस फार्मूला इज आल्सो वैलिड फॉर इंसुलेटिंग प्लेट। अगर इंसुलेटिंग प्लेट दिया हुआ है या फिर क्या लिखा हुआ है, चार्ज सीट, तो फिर क्या लिखेंगे, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अभी हम किसका बात कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं कंडक्टिंग प्लेट का। और कंडक्टिंग प्लेट के साथ क्या होता है ना, कि कंडक्टिंग प्लेट के केस में जो भी चार्ज है वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, सरफेस पे। और किसी भी प्लेट का कितना सरफेस होता है, 2 सरफेस। जैसे अगर ये प्लेट होता तो एक सरफेस इधर है, एक सरफेस इधर है, तो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। इधर भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और जो दूसरा सरफेस है इधर भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ। मतलब अभी कितना लेयर आ गया, 2 लेयर आ गया, एक लेयर इधर और एक लेयर इधर। और एक लेयर के चलते हमने पढ़ा, एक लेयर के चलते कितना आ रहा था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 लेयर के चलते कितना आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो फिर फाइनल रिजल्ट कितना आएगा, यानी चार्ज प्लेट के लिए, कंडक्टिंग प्लेट होगा, उसके लिए जो भी फॉर्मूला होगा वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। कंफ्यूज नहीं होना है प्लेट में और सीट में। कंडक्टिंग प्लेट थोड़ा सा परेशान करता है, तो रट लेना कि कंडक्टिंग प्लेट के लिए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, क्योंकि 2 लेयर बनता है, एक लेयर एक सरफेस पे। इसको भी गॉस लॉ से प्रूव कर सकते हैं, लेकिन उतना जरूरत है नहीं, क्योंकि समझ गया ये ई हो जाएगा। चलो, तो एप्लीकेशन खत्म हो गया, जो भी गॉस लॉ का एप्लीकेशन था। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नहीं, चैप्टर नया नहीं है, टॉपिक नया है। अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े, फ्लक्स में जो एप्लीकेशन आया गॉस पढ़े, गॉस का क्या क्या काम था वो पढ़ लिए। तो जैसे हमने ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा था, ठीक है ना, और उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा था, वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी होता है। स्टैटिक का क्या मतलब है,
चार्ज रेस्ट में है, ठीक है ना। जब जो भी हम पूरा इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ रहे हैं ना, उसमें चार्ज को क्या रखते हैं, रेस्ट में रखते हैं। चार्ज मूव नहीं करता, अभी तक हम चार्ज को मूव नहीं करवाए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? जैसे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी रीजन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज उठा करके लाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। अगर इनफाइनाइट से कोई चार्ज उठा करके इधर रख रहे हो इस पॉइंट पे, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। सेम जो ग्रेविटेशन में भी करते थे। तो इस चार्ज को जब उठा करके यहाँ लाएंगे तो कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क एक्सटर्नल। और अगर ये वर्क एक्सटर्नल यूनिट चार्ज पे लोगे, यही वर्क एक्सटर्नल किस पे लोगे, यूनिट चार्ज पे, तो ये जो वर्क एक्सटर्नल होता है उसको हम पोटेंशियल बोलते हैं। मतलब जो काम हम यूनिट चार्ज पे कर रहे हैं किसी भी फील्ड में ले जाकर के रखने के लिए, उस वर्क को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलते हैं। मतलब ये वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क पर यूनिट क्या होता है, वर्क पर यूनिट चार्ज को पोटेंशियल बोलते हैं। लिखना, इसमें डेफिनेशन लिख लो। it is defined as it is defined as it is defined as work done by it is defined as work done by external force, work done by external force to move, work done by external force to move a unit point charge, to move a unit point charge from infinity, to move a unit point charge from infinity to a point in a given electric field, to a point in a given electric field, to a point in a given electric field। मतलब इन्फिनिटी से उठा करके उसको कहाँ रख रहे हैं, एक फील्ड में किसी पॉइंट पे रख रहे हैं। तो जिस पॉइंट पे रखेंगे वो उस पॉइंट का क्या बताएगा, पोटेंशियल बताएगा, ठीक है ना। एग्जैक्ट सेम है जो भी ग्रेविटेशन में हमने पढ़े थे। ग्रेविटेशन का अगर डेफिनेशन जाके पढ़ोगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, एग्जैक्ट यही डेफिनेशन था, कोई चेंज नहीं था, ठीक है ना। तो लिखना, इफ WEXT, if WEXT is the work done on charge Q, then potential is given as V is equal to WEXT by Q. Then potential is given as WEXT by Q. और WEXT में मोशन चार्ज का कहाँ से कहाँ हो रहा है, इनफाइनाइट से किसी पॉइंट ए पे। मान लो इनफाइनाइट से कहाँ जा रहे हैं, किसी फील्ड में पॉइंट ए पे जा रहे हैं। तो ये बताएगा पोटेंशियल एट पॉइंट ए। आ रही बात समझ में? इन्फिनिटी से कहाँ उठा करके रख रहे हो, ए पे। तो ये जो v की वैल्यू आएगी वो किस पॉइंट की आएगी, जहां पे रखोगे। va का वैल्यू क्या होगा, WEXT इन्फिनिटी टू a, ऐसे सिंबल बना सकते हो। और q से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें वर्क डन यूनिट चार्ज पे चाहिए, तो q से डिवाइड कर दे रहे हैं। लिखना, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, it is a scalar quantity, it is a scalar quantity it is a scalar quantity. It can be negative, positive or zero. It can be negative, positive or zero.
अगर स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन कुछ होगा नहीं, एडिशन करेंगे तो फिर नॉर्मल एडिशन करेंगे, लेकिन साइन का ध्यान रखेंगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है या फिर जीरो है। तो नेगेटिव किसके लिए आता है? फॉर नेगेटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी नेगेटिव चार्ज का बना हुआ है, उसमें लेकर जाकर किसी चार्ज को रखोगे तो क्या होगा? उसके चलते जो पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव के लिए चार्ज कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। कौन सा चार्ज? जिसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड बना है वो, क्योंकि पोटेंशियल किसका प्रॉपर्टी है? जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे उसका प्रॉपर्टी है। जो भी पोटेंशियल है ना, वो प्रॉपर्टी किसका है? फील्ड का प्रॉपर्टी है, जिसके फील्ड में हम दूसरे पार्टिकल को ले जाके रख रहे थे। आ रही बात समझ में? तो नेगेटिव जो भी पोटेंशियल लिख लो, नेगेटिव पोटेंशियल इज ड्यू टू, नेगेटिव पोटेंशियल इज ड्यू टू negative charge field. Negative potential is due to negative charge field, is due to negative charge field. दूसरा वाला लिखने का जरूरत नहीं है। यूनिट क्या होगा इसका? एसआई यूनिट क्या होगा? हाँ, अभी जो डेफिनेशन लिखा है उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? जूल पर कूलम्ब होगा। तो एसआई यूनिट इसका अभी जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग जूल पर कूलम्ब होगा। लिख लो, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट की पोटेंशियल इज जूल पर कूलम्ब। वोल्ट के भी फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, या फिर इसको यहीं पे लिख लो, और वोल्ट, इसको वोल्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखना, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। लिखना, लिखो, इट इज difference of potential, it is difference of potential, it is difference of potential between 2 points, it is difference of potential between 2 points, in a given electric field, in a given electric field, in a given electric field, पैरा छोड़ के लिखना, it is defined as work done, it is defined as work done by external force, it is defined as work done by external force in moving, work done by external force in moving a unit charge, a unit point charge, in moving a unit point charge from one point to another point, from one point to another point in a given electric field, in a given electric field, in a given electric field। देखो, जब हम पोटेंशियल पढ़ रहे थे उसमें जो चार्ज को मूव कर रहे थे, कहां से कहां तक कर रहे थे? जब हमने पोटेंशियल पढ़ा था ना, तो इसमें जो चार्ज का मूवमेंट था वो इनफाइनाइट से किसी पॉइंट ए पे था, ठीक है ना। अभी क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे रखा हुआ है एक चार्ज, उसको मूव करके अगर यहाँ पे ले गए, मान लो ये पॉइंट बी है और ये ए है, या फिर ये यहाँ से ले जा, इधर भी ले जा सकते हैं। तो अगर इन दोनों पॉइंट के बीच में कितने का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कैसे पता करेंगे? एक यूनिट चार्ज उठाएंगे, उसको उठा करके ए पे रखेंगे, तो जो वर्क करना पड़ेगा वही क्या हो जाएगा? उसी को क्या बोलेंगे हम? पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। तो यहाँ का कुछ पोटेंशियल, या दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। एक बार हमने इनफाइनाइट से एक चार्ज उठा करके ए पे रखा, इनफाइनाइट पे एक चार्ज था, उसको उठा कर कहाँ रखा? ए पे, उसके लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा। फिर इनफाइनाइट पे एक दूसरा चार्ज था, उसको उठा कर कहाँ रखा?
बी पे रखा, तो उसके चलते कुछ वर्क डन करना पड़ा। उन दोनों वर्क डन का डिफरेंस निकाल लो तो क्या बताएगा, इन दोनों पॉइंट का डिफरेंस। क्लियर है? तो जब मैथमेटिकली इसको लिखते हैं, मैथमेटिकली वी बी माइनस बी ए, क्या हो रहा है, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। किस किस पॉइंट का, बी और ए का। तो इसको ऐसे लिखेंगे, या फिर डेल्टा भी लिख सकते हैं। डेल्टा भी का ही मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। दो पॉइंट वी बी माइनस बी ए, ये बराबर किसके होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन टेकिंग चार्ज ए टू बी डिवाइडेड बाय जिस चार्ज को मूव करवा रहे थे। तो एक चार्ज हम उठाए Q, इसको मूव करवा के कहाँ रख रहे हैं, बी पे। फाइनल पॉइंट क्या है, बी। तो हमेशा जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या है, बी, इनिशियल क्या है, ए। तो वर्क डन ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि हम ए से बी पे जा रहे हैं। ये हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए से बी जाने का, क्योंकि अगर यहां से चलोगे तो ये फाइनल होगा, ये इनिशियल होगा। इधर ध्यान देना, ठीक है ना। यहाँ जो भी वैल्यू रखेंगे, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। are kept with proper sign। ये बहुत ही जरूरी है। अगर वर्क डन सवाल में नेगेटिव दिया हुआ है तो यहाँ नेगेटिव वैल्यू रखेंगे। अगर लिख रहा है कि ए बी माइनस ए निकालना है, और जब हम ए से बी जा रहे हैं तो वर्क डन नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ नेगेटिव टर्म रखोगे। चार्ज अगर नेगेटिव है तो यहाँ कैसा रखोगे, नेगेटिव चार्ज रखोगे विथ साइन। जो भी हम इसमें फॉर्मूला रखेंगे, इस फॉर्मूले में जो भी वैल्यू रखेंगे वो कैसा रखेंगे, साइन के साथ रखेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव हो सकता है, ये भी नेगेटिव हो सकता है। बी, इसको भी साइन के साथ, इसको भी साइन के साथ, इसको और इसको, सबको साइन का ध्यान रख के करेंगे। इसमें एक और चीज निकला नीचे, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, independent of path followed, it is independent of path followed by the charge, it is independent of path followed by the charge, because electric field, because electric field is conservative, electric field is conservative, because electric field is what, conservative। जैसे हमने पढ़ा था कि जो भी ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है। तो जब हम इंक्लाइंड प्लेन पे चल रहे थे ना, इंक्लाइंड प्लेन पे चल रहे थे, इस इंक्लाइंड पे चलो या इस इंक्लाइंड प्लेन पे चलो, वर्क डन जो था ना वो किस पे डिपेंड करता था, इस हाइट पे डिपेंड करता था। तुम कोई भी पाथ फॉलो करके अगर ये सेम हाइट से फॉलो कर रहे हो तो वर्क डन कितने का होता था, mgh के बराबर ही होता था। भले तुम ये पाथ फॉलो करो, ये पाथ फॉलो करो, ये पाथ फॉलो करो, वर्क डन कितना होगा, हमेशा mgh के बराबर ही होगा। सेम चीज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में भी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ए से बी तुम जा रहे हो, कोई भी पाथ फॉलो करो, इन्फिनिटली पॉसिबल पाथ है, कुछ भी फॉलो करोगे फर्क नहीं पड़ेगा, जो वर्क डन का वैल्यू होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। और उसका वैल्यू अगर सवाल में दिया रहेगा सीधे पुट करेंगे। और ये प्रॉपर्टी है, याद रखना कि दो पॉइंट पे अगर जा रहे हो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो पाथ पे कभी फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ए से बी अगर गए सीधा चले जाओ, फिर ऐसे जाओ, ऐसे घूम के जाओ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे W1 W2 और W3 क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। पॉइंट चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का मतलब है ना कि पॉइंट चार्ज अपने चारों तरफ क्या करके रखेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट का हमें पोटेंशियल बताना है। आ रहा है बात समझ में? जैसे यहाँ पे हमने पॉइंट चार्ज रखा प्लस क्यू, तो ये अपने चारों तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बना करके रखेगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लो हम चार्ज से आर डिस्टेंस पे चाहते हैं इसका पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं। अरे बात समझ में? तो अब इसका पोटेंशियल निकालना है, तो ये खुद से नहीं बता सकता, ये खुद से नहीं बताएगा। किसकी जरूरत पड़ेगी, एक दूसरे चार्ज की जरूरत पड़ेगी, जिसको इनफाइनाइट से उठा करके क्या करेंगे, यहाँ पर ला के रखेंगे। और जो वर्क डन करना पड़ेगा उस वर्क डन को डिवाइड कर दो क्यू से, तो क्या दे देगा, कौन से क्यू से डिवाइड करेंगे, जिसको ला रहे हैं, टेस्ट चार्ज से डिवाइड करेंगे। तो मतलब अगर यहाँ पे ला के रखोगे तो वो बताएगा कि इस चार्ज का पोटेंशियल कितना होगा। आ रही है बात समझ में? तो प्रूफ नहीं दे रहा है, सीधे फॉर्मूला याद कर लो, क्योंकि वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन वही जो हमने वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा था उसी मेथड से निकालते हैं। क्योंकि थोड़ा सा मतलब ओवरव्यू दे रहे हैं, लिखना नहीं है। जैसे क्या होगा कि प्लस चार्ज यहाँ पे, दूसरा चार्ज उठा करके रखोगे, यहाँ पे रख रहे हो तो कुछ फोर्स लगेगा, अगर क्यू नॉट है तो इस पे फोर्स लगेगा। तो जैसे जैसे पास आओगे फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अगर मोशन करो, जैसे इस पॉइंट पे मान लो फोर्स लग रहा है के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, मान लो ये एक डिस्टेंस पे है, इतना फोर्स लग रहा है। अब इसको dx से चेंज करोगे तो वर्क डन करना पड़ेगा कितना, एफ क्यू नॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर dx। तो ये dw होगा, क्योंकि हमने क्या करा, dx से मूव करवाया है। और अगर टोटल से मूव कराओगे तो वर्क डन क्या करना पड़ेगा, इन्फिनिटी टू आर, क्योंकि डिस्टेंस हमें कहाँ निकालना था, कहीं इस पॉइंट पे निकालना था। तो इन्फिनिटी से हम कहाँ ला के रख रहे हैं, आर पे रख रहे हैं। तो इस टर्म को इंटीग्रेट करोगे रिजल्ट आ जाएगा। तो प्रूफ का तुम्हें जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या होगा, इस पॉइंट पे अगर तुमको भी निकालना है, वी पी डेट विल बी हाउ मच, के क्यू डिवाइडेड बाई, बोलो, के क्यू डिवाइडेड बाई आर। नीचे आर स्क्वायर नहीं होता, आर होता है। कैलकुलेट करोगे आ जाएगा, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कहाँ से आया। बोर्ड देना होता तो पक्का डेरिवेशन बताते, लेकिन बोर्ड देना है नहीं। ठीक है, अगर एक पॉइंट चार्ज है ऐसे निकालेंगे। अगर यहाँ पे दूसरा पॉइंट चार्ज रहता फिर इधर पूछते तो क्या करते हैं, दूसरे के लिए निकालते फिर ऐड कर देते। कौन सा एडिशन होगा यहाँ पे, नॉर्मल एडिशन। वेक्टर करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी यहाँ पे है वो स्केलर है, तो स्केलर कर लेंगे। तो तुम्हारा नेक्स्ट हेडिंग क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू, पोटेंशियल ड्यू टू सेवरल चार्जेस। अगर बहुत सारे चार्ज है तो पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल ड्यू टू सेवरल चार्जेस, it is equal to algebraic sum of potential due to individual charge। That is V is equal to V1 plus V2 plus V3 and so on। ध्यान का रखेंगे साइन, विथ साइन, क्योंकि V1 किसी के लिए पॉजिटिव हो सकता है, किसी के लिए नेगेटिव हो सकता है। अगर 2 नेगेटिव चार्ज है तो उसके लिए जो पोटेंशियल आएगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ा था। सबसे पहले क्या पढ़ा, फोर्स। अभी तक जो पढ़े हैं फोर्स पढ़ा था। फोर्स से हमने क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, ठीक है। इसके बाद अभी हमने क्या पढ़ा, भी पढ़ा। और v जब तुमने कैलकुलेट करा तो दिखा होगा कि नीचे क्या है, नीचे r है।
यानी जो भी टर्म है उसमें तुमने क्या करा होगा, आर से मल्टीप्लाई करा होगा, या फिर क्या करा होगा, ई से मल्टीप्लाई। जो भी तुम्हारा टर्म आ रहा था ना, वी का टर्म क्या था, के क्यू बाई आर, और ई कितना होता, के क्यू बाई आर स्क्वायर। यानी तुमने क्या करा यहाँ पे, आर से मल्टीप्लाई करा है। यानी हमारे पास एक रिलेशन बन सकता है कि इसका वी और आर का, सॉरी वी और ई का, वी और ई का रिलेशन बना सकते हैं, जो कि हम पढ़ेंगे अगले क्लास में। तो ये तुम्हारा चेन है। यहाँ से एक और आगे भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। यू, यू को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी होता है भी इंटू क्यू, क्यू इंटू भी। चलो, तो डाइपोल के लिए पोटेंशियल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और बाकी जो बचा हुआ चीज है वो भी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।